हेलो गाइस, मेरा नाम विकास है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम नीति का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास कोई ग्रुप है स्टडी ग्रुप, तो वहाँ पर भी इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाते हैं हम लोग, ये हमें यहाँ से बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 10 अगस्त को। हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एग्ज़ाम में अक्सर जो हम लोग इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं उनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस दिवस का उद्देश्य गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना है। जो बायोफ्यूल है उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो लोगों को दी जाती है इस दिन। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे जो ईंधन है, जो आपका, अगर हम बायोफ्यूल की अगर बात करते हैं बायोफ्यूल की, तो बायोफ्यूल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो इनसे निकलने वाला कार्बन और भी कई गैसें हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर हम लोग जैव ईंधन का, यानी कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो इसी दिन मतलब 10 अगस्त को भारत सरकार की तरफ से जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत इस थीम के साथ एक वेबिनार का आयोजन भी किया गया था। तो इसमें चर्चा की गई थी कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए जैव ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। आपने अभी देखा होगा कि दिल्ली में, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया नहीं था क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल सा है। दिल्ली सरकार ने अभी जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों को ले काफ़ी ज़्यादा छूट देने की वहाँ पर घोषणा की है। तो ये एक दिल्ली सरकार की एक सराहनीय कदम है। और इसके अलावा भी और कई स्टेट हैं जो इस तरीके की अलग अलग स्कीम लेके आ रहे हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, या फिर ऐसे वाहनों को बढ़ावा दिया जाए जो कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल करके चलाए जाएं, ताकि जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम किया जाए। ठीक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना होगा। ये जेट्रोफा है, आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। कई बार क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन एक बायोफ्यूल पौधा है, यानी कि जैव ईंधन वाला पौधा है। तो यहाँ पर जेट्रोफा की अगर आप यहाँ पर से बात करते हैं तो आपने कुछ इसमें से देखिए कुछ फल आपको दिख रहे होंगे। तो इसका जो फल है जेट्रोफा का, इससे ईंधन बनाने का काम किया जाता है। ईंधन इससे बनाया जाता है। इवन इससे तो कार वगैरह भी चलाई जा सकती है इस द्वारा बनाए गए ईंधन के द्वारा। ठीक है। और इसमें जो बाद में जो वेस्ट बचता है उसका इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाता है। तो ये काफ़ी मतलब यहाँ पर जैव ईंधन का एक अच्छा खासा ये एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं और एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर से जेट्रोफा का जो पौधा होता है वो एक जैव ईंधन वाला पौधा है। आप ये ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 10 अगस्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया गया है। हमको बताना है कि चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है उसका उद्घाटन अभी रिसेंटली किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का क्रियान्वयन बीएसएनएल के द्वारा किया जा रहा है। बीएसएनएल जो है इस जो पूरे के पूरे जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो काम है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो इसके द्वारा जो इंटरनेट उपलब्ध कराएगा वो बीएसएनएल ही करवाएगा। इस परियोजना के लिए लगभग 2300 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है और जिस पर करीब
1,224 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिसंबर 2018 में रखी थी और अब जो है इस समय पर ये परियोजना पूरी हो चुकी है, तो इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। इस लॉन्चिंग के साथ ही एयरटेल ने आपका जो अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विस शुरू की है और इसके साथ ही एयरटेल इस द्वीप में अल्ट्रा 4G सर्विस लॉन्च करने वाला देश का पहला मोबाइल ऑपरेटर भी बन गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर इंटरनेट की एक अच्छी खासी स्पीड आपको अब मिल जाएगी, क्योंकि पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो अब वहाँ पर क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा इंटरनेट सुविधा दी जाएगी, तो इससे वहाँ पर एक अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड रहेगी, तो जिसमें आपका हर लिहाज से मतलब वहाँ पर व्यापार और पर्यटन हर चीज़ के, क्योंकि इंटरनेट आजकल बेसिकली एक ऐसा माध्यम हो चुका है हमारे डेली लाइफ का कि किसी न किसी फॉर्म में हमको एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अगस्त 2020 में प्रसिद्ध डैश जेम्स हैरिस उर्फ कमला का 17 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कौन थे जेम्स हैरिस, जिनको कमला के नाम से भी जानते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि ये रेसलर थे, बहुत फेमस WWE के रेसलर थे। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे इनको जेम्स हैरिस जो है इनका नाम है, और जो रिंग में इनको नाम बोला जाता है वो बोला जाता है कमला। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। जेम्स हैरिस युगांडा मूल के अमेरिकन थे और कमला इनका रिंग नेम था, तो कमला के नाम से ये फेमस थे और बहुत फेमस रेसलर थे WWE के। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगस्त 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा 13 से 25 जिलों के पुनर्गठन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 जिलों को 25 जिले बनाने के लिए, ठीक है, मतलब 25 जिलों में जो है पुनर्गठन करने के लिए 13 जिलों को डिवाइड किया जाएगा और 25 जिले बनाए जाएंगे। तो उसके लिए एक समिति बनाई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। तो ये कितने सदस्यीय समिति है हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 6 सदस्यीय समिति। हो सकता है आपने ये क्वेश्चन जुलाई मंथ में भी पढ़ा होगा, अगर कहीं पर पढ़ा होगा तो उस वक्त एक मीटिंग हुई थी तो उसमें ये समिति के लिए बात करने की बात कही गई थी। तो अब इस समिति ने काम करना शुरू कर दिया है। ये समिति अगले 3 महीने के अंदर जो है सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तो इसमें ये बताएगी कि जो आपका 25 जिलों का जो पुनर्गठन करना है, 25 जिलों का जो निर्माण करना है, ठीक है, वो उसको लिए क्या क्या बाधाएं हैं, या फिर किन किन क्षेत्रों में जो है किन किन क्षेत्रों को किस जिले के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो वही सब मतलब विभिन्न पहलुओं का ये अध्ययन करेंगे और उसके बाद 3 महीने के अंदर जो है शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। ठीक है, तो ये 6 सदस्यीय समिति को ये काम दिया गया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने सैन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 101। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने सैन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बाहर से आने वाले 101 सैन्य उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। अगर सरकार इसी तरीके से काम करती रही आत्मनिर्भर भारत की तरफ लक्ष्यों को प्राप्त करने में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट योजनाएं लागू करती हैं उसके लिए बहुत जोश के साथ काम करती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा हो जाता है। इसके फ़ायदे आने वाले टाइम में निश्चित तौर पर दिखेंगे अगर ये इसी तरीके से काम करते रहें। इस सूची में असॉल्ट राइफल्स और जो आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, रडार और भी कई चीज़ें हैं। 101 टोटल मतलब प्रोडक्ट हैं जिनको कि बाहर से नहीं मंगाया जाएगा बल्कि देश में ही उनका उत्पादन करने की कोशिश की जाएगी। तो अलग अलग चरणों में दिसंबर 2020 से दिसंबर 2024 तक के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है। अगर आने वाले टाइम में अगर देखते हैं इसका सकारात्मक प्रभाव तो देखने को मिल सकता है, लेकिन इसी जोश के साथ अगर जो आत्मनिर्भर भारत है उसको बल दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हम लोग अभी बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। तो उन क्षेत्रों में काम करना अभी
काफ़ी हद तक हमें उन क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा और तभी जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम अपना एक और कदम बढ़ा सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, खास करके अगर आप कोई डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने वार्षिक रिपोर्ट जो है अपनी दी थी। उस रिपोर्ट में इसने भारत को सैन्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कहा था। अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पे और चीन दूसरे नंबर पे है। ठीक है, यानी कि सिप्री ने ये बोला कि अपने सैन्य उपकरणों पर जो सबसे ज़्यादा खर्च करता है वो करता है अमेरिका, उसके बाद चीन और फिर करता है भारत। तो भारत एक तरीके से अपने जो सैनिक हैं, अपने जो सेना है उसको मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, दुनिया सैन्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च करने के लिहाज से भारत का कौन सा नंबर है, तो तीसरा नंबर है। और कई बार हमसे सिप्री का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो सिप्री का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, आपको ये चीज़ पता ही होगा। और 10 अगस्त को इन्होंने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ भी किया। तो 10 अगस्त से आने वाले मतलब 7 दिन, 1 हफ्ते तक जो है ये आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो अभी रिसेंटली श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में महिंदा राजपक्षे ने शपथ ली है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। महिंदा राजपक्षे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। 2006 से 2015 तक ये श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब ये है श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे और कोलंबो, ये दोनों ही है। एक है वाणिज्य राजधानी और दूसरी है प्रशासनिक राजधानी। ठीक है, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो है यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है और कोलंबो जो है यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है। अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा श्रीलंका की रुपया चलता है यहाँ पर, श्रीलंकाई रुपया। और राष्ट्रपति हैं गोताबया राजपक्षे। गोताबया राजपक्षे जो है वो महिंदा राजपक्षे के ही भाई हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों भाई भाई हो गए यहाँ पर। तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश में जो है 2 भाई मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब इतने सर्वोच्च पदों पे एक ही परिवार के 2 लोग विराजमान हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। सो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है, जो आपका राजघाट है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये केंद्र महात्मा गांधी जी को समर्पित किया गया है। इस केंद्र में के द्वारा लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली में जो है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगस्त 2020 में किस राज्य में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन अभी रिसेंटली कर्नाटक में किया गया है। सो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अरसालू रेलवे स्टेशन को मालगुडी संग्रहालय के तौर पर डेवलप किया गया है। कन्नड़ एक्टर शंकर नाग ने 1980 के दशक में मालगुडी डेज को अरसालू रेलवे स्टेशन पर शूट किया था। आप लोगों ने मालगुडी डेज के प्रोग्राम देखे होंगे। ठीक है, तो वैसे चलिए अब मुझे कमेंट करके बताइए कि जो ये मालगुडी डेज़ है ये एक बुक थी, तो वो किसने लिखी थी ये आपको बतानी है। ठीक है, मैंने आपको ये कल परसों वाले जो हमारी जीके वाली जो वीडियो रहती है उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, कल या परसों वाले में। आप देख सकते हैं एक बार अगर आपको नहीं पता होगा तो, और आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। खैर, ये जो संग्रहालय है इसका उद्घाटन रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने किया है। ठीक है, सुरेश अंगड़ी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अरसालू रेलवे स्टेशन को मालगुडी संग्रहालय के तौर पे डेवलप किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के लिए, आपको ध्यान रखना होगा।
ठीक है। कर्नाटक की बात अगर करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है कोविड-19 एंड द इंडिजीनियस पीपल रेजिलेंस। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ज़रूर ध्यान होनी चाहिए। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विश्व आदिवासी दिवस या फिर विश्व स्वदेशी दिवस भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। जो लोकल नागरिक जो रहते हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है। मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल मैं आप यहाँ से जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स मनाया जाता है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई है ये आपको पता होना चाहिए। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासियों के भले के लिए एक कार्यदल गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी और उसी के बाद से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बेसिकली जो आदिवासी होते हैं वो किसी भी जगह के लोकल नागरिक होते हैं। जैसे कि अगर आपका कई भारत में कई आदिवासी जनजाति हैं, जैसे आदिवासियों को भारत में एसटी कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपने देखा होगा थारू है, बोक्सा है, जौनसारी है उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा और भी कई जनजातियां हैं, राजी, ये सब कई जनजातियां हैं इंडिया में, ठीक है, अलग अलग राज्यों में। तो ये सभी जनजातियाँ वहाँ के लोकल नागरिक होते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ के रहने वाले, पहले से वो लोग परमानेंट नागरिक हैं वहाँ के, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, ये प्रकृति पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं, चाहे खाने को लेकर हो, चाहे आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ये प्रकृति का बहुत सम्मान करते हैं और ये उसके संरक्षण के लिए भी काफ़ी हद तक जागरूक रहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इंडिया में जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनकी लगातार जो है उनके अस्तित्व पे लगातार खतरा मंडराता रहा है, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट या फिर जो कंपनियां हैं वो उनके एरिया पे कब्जा करने की कोशिश करती है, चाहे जंगलों को साफ करके वहाँ पर नगर बसाने की प्रक्रिया हो या फिर कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया, तो उनके ऊपर भी गलत इसका जो है इफ़ेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उनके भले के लिए, उनके महत्व को समझाने के लिए हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। भारत की जनसंख्या का 8.6% यानी कि लगभग 10 करोड़ जितना जो है लोग भारत में आदिवासी हैं, ठीक है, यानी कि 10 करोड़ के लगभग जो है भारत में आदिवासी हैं, जो कि पूरी जनसंख्या का 8.6% के आसपास आता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए किसके साथ समझौता किया है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस योजना के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया था जब ये लॉन्च हुई थी, अब तो काफ़ी टाइम हो गया इसको लॉन्च हुए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो हर एक ज़िले से एक प्रोडक्ट लिया गया है और उसको प्रमोट करने की कोशिश करती है सरकार, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बनारस, ये साड़ियाँ बहुत फेमस है, तो उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने जो है वहाँ से एक मतलब प्रोडक्ट उठा लिया बनारसी साड़ी, और उसको जो है वहाँ पर पूरे विश्व में जो है पूरी दुनिया में उसको प्रमोट करेगी, पूरे इंडिया में उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, तो अब उत्तर प्रदेश में जो कारीगर हैं, जो विभिन्न जो उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, वो अपने प्रोडक्ट को जो है आपके घर तक पहुंचवा पाएंगे फ्लिपकार्ट के माध्यम से, यानी कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं लोकल प्रोडक्ट के लिए और वो आपके घर तक पहुंचाएगा फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आज मेरा गला पता नहीं क्यों सूख रहा है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगस्त 2020 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने का फैसला किया है। अभी रिसेंटली खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने का फैसला किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव
चुलियों में इस रेशम प्रशिक्षण और सह उत्पादन केंद्र को खोला जाएगा। तो यहाँ पर रेशम कीट से रिलेटेड जो प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा, उसका उत्पादन भी किया जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला केंद्र होगा और सितंबर 2020 तक इसके जो है शुरू होने की यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब योजना है। एक सरकारी स्कूल है पुराना, तो उसी को जो है यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप करके उसको नया बना दिया गया है पूरा, और मरम्मत करके, और वही उसी केंद्र को, उसी स्कूल को जो है यहाँ पर रेशम प्रशिक्षण और सह उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। राज्यपाल वी.डी. मिश्रा हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। प्रमुख आकर्षण केंद्रों की बात करते हैं तो नामदफा नेशनल पार्क आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, और मौलिंग नेशनल पार्क भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है अभी रिसेंटली मॉरिशस ने। अगर आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं तो आपने एक घटना देखी होगी जिसमें एक पोत जो है, एक जहाज़ हिंद महासागर के तट पे फंस गया है। एक ये जापानी जहाज़ है जो कि 4,000 टन जो है ईंधन लेके जा रहा था, लेकिन ये जो है कोरल वगैरह से टकराने, कोरल चट्टानों से टकराने की वजह से ये नीचे से जो है थोड़ा सा इसमें मैंने क्षतिग्रस्त हो गया, ये दरार पड़ गई, और उसी दरार से जो है पूरा जो ईंधन है वो समुद्र में फैल रहा है। तो अभी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी, तो इससे मॉरिशस काफ़ी ज़्यादा घबरा गया है, क्योंकि मॉरिशस का जो पूरा जीडीपी है वो डिपेंड करता है पर्यटन पे। तो अगर वहाँ पर समुद्र किनारे लोग जाते हैं, और पर्यटन को सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पर इसी वजह से लोग पसंद करते हैं कि वहाँ पर समुद्र किनारे, खूबसूरत समुद्र किनारे हैं और लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अगर वहाँ पर इसी तरीके की स्थिति बनी रही, क्योंकि वहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और कहा गया है कि कोई भी समुद्र के किनारे ना जाए, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हो सकता है। मछलियों को नुकसान हो सकता है, अगर कोई समुद्र में जाता है तो उसको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मॉरिशस ने इसको आपातकाल की स्थिति घोषित कर दिया है, और कई देशों से वो कोशिश कर रहा है कि उसको मदद मिले और इस स्थिति से जल्द निपटा जाए, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था में कोई गंभीर जो है परिवर्तन ना आए इस घटना के बाद। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। मुद्रा यहाँ की मॉरिशियाई रुपया है, और प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके लिए लास्ट वीडियो के प्रश्न की, जो मैंने आपसे पूछा था, और मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश ने कोना कोना उम्मीद नामक कैंपेन शुरू किया है, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर हमेशा की तरह बिल्कुल सही दिया था। कोटक महिंद्रा बैंक इसका सही आंसर था, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके लिए आज के प्रश्न क्या है, और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देख ली है तो इस वीडियो को पसंद किया है, आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, और पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहें, तो आप बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। जो आज का क्वेश्चन है हमारा आपके लिए वो ये है कि मोहम्मद इरफान अली किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।